हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार SRS और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है केमिकल काइनेटिक्स का। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके रेट के बारे में स्टडी करेंगे। पहले देख लेते हैं ये है क्या केमिकल काइनेटिक्स, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो लिखिए, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री which deals with which deals with which deals with rates of chemical reaction, rates of chemical reaction and various factors which affects the rate of chemical reaction. is known as chemical kinetics, is known as chemical kinetics। तो इसमें हमें देखो, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन का रेट देखते हैं। रेट मतलब कितनी रिएक्शन तेज हो रही है, कितनी धीमे हो रही है, ठीक है ना, कब खत्म होगी, कितनी देर बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और इस रेट पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। और हाँ, लिख लो, इट ऑल्सो डील्स विद mechanism of the reaction, mechanism of the reaction। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी बात करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म वगैरह पढ़ते हो तो इंट्रोडक्शन हम लोग यहीं पे देखेंगे। व्हाट इज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म होती क्या है, मैकेनिज्म होती क्यों है, और मैकेनिज्म में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट, टाइम, फैक्टर्स कैसे कैसे चेंज होता है और उसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे होती है। इस चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उनके फैक्टर्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे। फैक्टर्स में जैसे कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट कैसे रेट चेंज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर रिएक्शन, एक नया टर्म पढ़ेंगे ऑर्डर, तो जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब आएगा। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है ये सब देखेंगे। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो ये सारे टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। हेडिंग डालो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। तो राइट डाउन द हेडिंग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें लिख लो, फिर बात करते हैं। लिखो, रेट इज डिफाइंड, रेट इज डिफाइंड change in any quantity
with respect to time, with respect to time, and for chemical reaction, and for chemical reaction, and for chemical reactions, changing quantity, changing quantity is concentration और प्रेशर। अब देखो रेट क्या होता है, रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी का चेंज होना, ठीक है, वही ना रेट होता है। अब केमिकल रिएक्शन में हमारा जो चेंजिंग क्वांटिटी होगी या तो वो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, या फिर प्रेशर होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग जो रेट हम लोग मेजर करेंगे वो बेसिकली जो चेंजिंग क्वांटिटी होगी वो हमारी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर होगा। तो यहां से अगर हम लोग लिख सकते हैं तो सो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, तो राइट डाउन सो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन rate of any chemical reaction is defined as change in concentration or pressure of reactant और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहां से हमारा यहां पे केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ये कह सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं अकॉर्डिंग टू रेट, ये भी देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। एक मिनट, हाँ तो हेडिंग डाल लो। अब क्या हेडिंग है? हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रेट। कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं रेट के बेसिस पे? तो मेनली यहां पे हमारी 3 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। तो लिख लो, ऑन द बेसिस of rate we can classified the reaction in 3 categories, into 3 categories, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं और बहुत विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंप्लीट हो जाती हैं। तो लिख लो, रिएक्शंस विच आर completed within fraction of seconds, within fraction of seconds।
तो वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, इवन 1 सेकेंड से कम टाइम में भी वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, जैसे आपकी हो गई NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कंबाइन विल फॉर्म AgCl, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा व्हाइट कलर का, और NaNO3, ये आयनिक रिएक्शन है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन जब आप NaCl और एक्वस NaCl और एक्वस AgNO3 को मिलाओगे ना, तो पलक झपकते ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे दिखाई पड़ने लगने लगा। ठीक है ना। तो आयनिक रिएक्शंस आपकी जो होती हैं वो वेरी फास्ट में आती हैं। जो सेकेंड टाइप है आपका वो है आपका, लिख लो, वेरी स्लो रिएक्शंस। क्या हो गई, वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत धीरे होती हैं, इवन बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो लिख लो, फिर समझते हैं। रिएक्शन विच requires years for their completion, मतलब कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं। So there is no practical importance to determine rate of such type of reactions, मतलब ये वेरी स्लो रिएक्शन में वो रिएक्शन आ जाती है जो जिनमें बहुत टाइम लग जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने में, सालों लग जाते हैं। अब इन टाइप की रिएक्शन का रेट निकालने का कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो है नहीं। समझ लो, कोई मान लो 5 साल में हो रही है, जो रेट मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वही मर गया, तो क्या मतलब है। और वेरी फास्ट का क्या होता है, वेरी फास्ट का भी कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन मतलब वो इतनी तेज होती हैं, इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि उनका रेट मेजर किया ही नहीं जा सकता, मतलब प्रैक्टिकली उनका रेट मेजर ही नहीं किया जा सकता है, वो इतनी ज्यादा तेज होती हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो रेट मेजर करना होता है वो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन आती है, जिनको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, वो रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही रिएक्शन ज्यादातर आएंगी जिनका हमें रेट मेजर करना होगा। चलो तो लिख लो, थर्ड टाइप आपका है मॉडरेट रिएक्शंस। क्या है, मॉडरेट रिएक्शंस। तो इसमें क्या है, लिख लो, फिर बात करते हैं। रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम for their completion, finite time for their completion, which can be measured practically। ओके, तो वो रिएक्शन जिनमें निश्चित समय लगता है और वो समय प्रैक्टिकली मेजर किया जा सके, उनको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसमें जो एग्जांपल होता है, जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, वो सब आपकी जितनी भी हैं वो सारा आपकी मॉडरेट रिएक्शन में आती हैं। तो इसमें एग्जांपल लिख लो आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उनका हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2H2 फॉर्म अमोनिया NH3। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस कर लो, 3NH2 2NH3।
ठीक है। तो ये आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये आपकी मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल में आती है। क्या होगा, यहाँ पे N2 के बॉन्ड टूटेंगे, N2 और H2 के बॉन्ड टूटेंगे और ये नया बॉन्ड N और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्या होंगे, फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी, देखो अभी हम रेट पे, हमने सिर्फ रेट बताया क्या होता है और फिर हमने रेट के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, और बेसिकली हमें यही टाइप की रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शन ही हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं का ही रेट हम लोग प्रैक्टिकली मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हाँ, स्लो रेट में जैसे क्या आ गया, वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी हो गई, जैसे रस्टिंग, ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन को पूरा खत्म होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपका, जैसे पेट्रोलियम का फॉर्म होना करोड़ों साल लग जाता है, लाखों साल लग जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकली हमारे लिए मतलब उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर से देखते हैं रेट होता क्या है, ठीक है। अब रेट तो समझ गए क्या होता है, अब रेट की आगे बात करते हैं कि किस तरह रेट की और जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। तो देखो, यहां पे मान लो एक रिएक्शन है A और वो प्रोडक्ट दे रही है B। बात समझना एकदम ध्यान से। एक रिएक्टेंट है A और वो फॉर्म करके हमें B प्रोडक्ट दे रहा है। तो लेट सपोज T इक्वल टू 0 टाइम पे, T इक्वल टू 0 जस्ट रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तो A के मान लो A0 मोल है। कितने मोल है, A0। तो B के कितने मोल होंगे, 0 मोल होंगे। समझ रहे हो, B के कितने मोल होंगे, 0 मोल होंगे। कुछ समय बाद आफ्टर T टाइम पे, T इक्वल टू T पे मान लो A0 खर्च हो गया, अब कितना बचा, 80 मोल बचे हैं। कितने मोल बचे हैं, 80 मोल बचे हैं। और B के मान लो BT मोल फॉर्म हुए हैं। कितने मोल फॉर्म हुए हैं, BT मोल फॉर्म हुए हैं। तो ये मान के चल रहे हैं, लेट सपोज कि A के X मोल खर्च हुए हैं। मान लो अगर A के X मोल खर्च हुए हैं तो 80 आपका क्या होगा, 80 आपका हो जाएगा A0 माइनस X। अगर A के X मोल खर्च हुए हैं तो B के X मोल ही तो बनेंगे। तो BT की वैल्यू क्या आ जाएगी, XT आ जाएगी। बात समझना, ये बात समझ गए होगे तो आगे की कहानी समझ जाओगे। अब यहाँ मोल्स के टर्म में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ मोल चेंज होंगे तो कंसंट्रेशन अपने आप चेंज होगी। क्योंकि कंसंट्रेशन होती क्या है, मोलैरिटी, मोल पर लीटर। मोल चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो अगर मोल चेंज होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझे। अरे मोल चेंज, मान लो पहले 4 मोल था, अब 3 मोल बचा, ठीक है, तो कितना चेंज आया, 1 मोल का चेंज आया। तो क्या आ गया, वॉल्यूम तो अभी भी वही है, पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल पर लीटर का चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली मोल चेंज ही हमें डिफाइन कर देगा कि कंसंट्रेशन में कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम जो है कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या, सारी रिएक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। बात समझना, 1 मिनट बात समझने ज्यादा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज अभी तो बात करेंगे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें ए की बात करें, तो अगर हम बात करें किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए की, किसकी बात करें जरा दिखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन में ए का रेट क्या है, या फिर हम लोग दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ ए क्या है, ए का रेट क्या है। अभी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ये हमने लिखा ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए और रेट ऑफ ए, या फिर इसको और दूसरे शब्द में बोल है, शब्दों में बोल सकते हैं, और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। क्या कह रहे हैं, रेट, यहां पे ए कंज्यूम हो रहा ना, रिएक्टेंट है, तो इसका कंज्यूम होने का रेट क्या है, कंजप्शन ऑफ ए। ये सारी सेम चीजें हैं। या फिर ए डिसअपियर भी तो हो रहा है, तो रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये चारों चीजें एक ही बात कर रही हैं, ए के रेट की बात कर रही हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए या रेट ऑफ ए या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बेसिकली ये बता रहे हैं कि ए के रेट में क्या फर्क है, ए कैसे कंज्यूम हो रहा है या ए कैसे डिसअपीयर हो रहा है, या रेट ऑफ ए क्या है या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या है। समझ है? अब ये कंप्लीट रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं क्योंकि ए यहां पे कंज्यूम हो रहा है, जरा ध्यान रखना। तो क्या होगा, ये होगा बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम या टोटल टाइम इंटरवल। माइनस साइन, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली क्या होगा, ए आपका कम हो रहा है और रेट हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान समझना, रेट हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मान लो अगर देखो यहां पे पहले ए आपका 2 मोल था, ठीक है, कुछ देर बाद आपका 1 मोल बचेगा, कम होगा ना, 1 मोल बचेगा। अगर चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आता है, तो फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है 2, तो कितना आ जाएगा -1, निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन पहले से ही लगा दिया है, बेसिकली ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए निगेटिव साइन यहां पे लगाया गया है। बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का बात कर रहे हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये बातें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर अभी देखो, अभी और क्लियर होगा, परेशान मत हो, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर हम अब देखो ए अगर कंज्यूम हो रहा तो बी बन भी तो रहा है, अगर ए कंज्यूम हो रहा है तो बी बन भी तो रहा है। तो देखो अगर रेट, अगर ए कंज्यूम हो रहा तो बी क्या हो रहा, फॉर्म हो रहा है। तो लिख लो रेट ऑफ बी और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी सेम चीज है। अब बी के रिएक्शन रेट की बात कर रहे हैं, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ बी, या फिर यहां पे ए बी क्या हो रहा, अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ध्यान रखना ये सारी चीजें एक हैं, अपीयरेंस स्पेलिंग चेक कर लेना, अपीयरेंस ऑफ बी सब सेम है। ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां पे जो होगा वो प्लस साइन होगा, निगेटिव साइन नहीं होगा। उसका रीजन आपको पता है क्या है, उसका रीजन बेसिकली बेटा ये है क्योंकि बी हमेशा बढ़ेगा और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू जो है डेल्टा बी की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो हमें यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी समझ में आया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम रेट देखें, जरा देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली 0 था, कुछ टाइम बाद टी टाइम बाद ये क्या हो गया 80 हो गया, क्या हो गया 80। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइनल कितना है टाइम टी पे, क्या 80 माइनस ए नॉट, क्या आ जाएगा 80 माइनस ए नॉट। टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम टी है, टी माइनस 0, क्या हो जाएगा टी माइनस 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 80 माइनस ए नॉट अपॉन टी। समझ में आया कि नहीं। अब देखो सर ये तो मोल्स है, ये तो कंसंट्रेशन है, बेटा जिस जैसे मोल चेंज होगा वही कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ही ले रहे हैं। अभी से ही दिमाग डाल लो कि हम लोग जब भी मोल्स में चेंज की बात करेंगे मतलब कंसंट्रेशन में भी चेंज की बात कर रहे हैं, वही आपकी कंसंट्रेशन में चेंज है। मान लो 10 से 5 मोल हो गया तो कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, 10 मोल पर लीटर थे अब 5 मोल पर लीटर हो गए, वॉल्यूम तो आपका चेंज नहीं हो रहा है।
और आपके सिलेबस में कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अगर जो चेंज होगा वो हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है? तो जितना बता रहे हैं आप सिर्फ उतना समझो। मोल्स में क्या, अब यहाँ पे चेंज इन कंसंट, यहाँ पे रेट क्या होगा, यहाँ पे रेट होगा AT माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस जीरो। AT माइनस ए नॉट क्यों? क्या इनिशियली इसके मोल ए नॉट थे, आफ्टर टी टाइम बाद AT मोल हुआ, तो हम लोग वही टी टाइम में पूछ रहे हैं कितना चेंज आया, तो AT माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग बी के रेट की बात करें तो बी के मोल्स में कितना चेंज आया, इनिशियली क्या थे, तो एट टाइम टी पे कितने इसके मोल हो गए, BT इनिशियली कितने हैं, 0 है ना। BT कितने टाइम में हुए, टाइम टी में इनिशियली कितना टाइम है, 0, तो अगर इसका देखेंगे क्या आ जाएगा, BT अपॉन टी। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी तक इतना क्लियर हुआ? प्लीज समझते जाना, झेलना नहीं, एकदम एक एक चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक है, अभी पकड़ लोगे बाद में झेलोगे नहीं। आप बस जितना बता रहे उतना ही करो, बिल्कुल दिमाग, बस जितना बता रहे उसी में दिमाग लगाओ। ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं ऊपर के डिस्कशन के अकॉर्डिंग। तो राइट डाउन द, एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, लिखिए रेट कैन नॉट बी निगेटिव, रेट cannot be negative so for expression of reactant, so for expression of reactant, so for expression of reactant negative sign, निगेटिव साइन ब्रैकेट में लिख लो माइनस, निगेटिव साइन विल बी देयर, विल बी देयर बिकॉज फॉर रिएक्टेंट्स, because for reactants final concentration is less than initial concentration। तो देखो हमने बताया निगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस क्या है। रिएक्टेंट का जब भी रेट निकालेंगे तो उसमें निगेटिव साइन हम लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रेट में निगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो रेट का जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो कम, रिएक्टेंट का जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, इसीलिए पहले से ही जो नेट चेंज आएगा वो निगेटिव आएगा, इसीलिए पहले से ही निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, आपका जो निगेटिव हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो जो नेट रेट आता है वो आपका पॉजिटिव ही आ जाता है, क्योंकि रेट आपका कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम लोग बात करें यहां से क्या रेट ऑफ रिएक्टेंट का बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, दैट इज माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं आगे। और हाँ, अगर हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्ट का बात करेंगे, वो भी लिख लो। रेट ऑफ प्रोडक्ट का अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्ट वो क्या होगा, प्लस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा कि नहीं? और एक चीज आपने देखी, हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन किसी सब्सटेंस की निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की निकाल रहे हैं, तो हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कहीं जरूरत नहीं पड़ा है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, क्या इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट पूछा जाए
चाहे वो रिएक्टेंट का कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस हो, चाहे प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस हो, हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो लिख लो फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, एनी particular substance its stoichiometric coefficient will not be required। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, will not be रिक्वायर्ड। जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है, अभी हमने कंप्लीट रिएक्शन का रेट का रिएक्शन का बात नहीं किया है, जब अभी हम खाली एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का बात कर रहे हैं कि कैसे रेट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, अब जल्दी से हम लोग रेट का यूनिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ये रेट का यूनिट क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, कि इस रेट का यूनिट क्या होगा। अब देखो, अब रिएक्शन, अब इसको दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरी में। या तो रिएक्शन आपकी एक्वस फेज में होगा तब देखेंगे यूनिट, और जो आपकी जब गैसियस फेज में होगी तब देखेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, अगर रिएक्शन हमारी एक्वस फेज में है, कहाँ है, एक्वस फेज में है, ठीक है। एक्वस फेज में मतलब हमारा फेज जो है वो लिक्विड है, ओके, गैसियस फेज इन्वॉल्व नहीं है। और सेकेंड पार्ट होगा हमारा गैसियस फेज। तो अब देखो लिक्विड फेज में है तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा, वही रेट होता है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, या फिर टाइम भी लिख सकते हैं, कितने टाइम में वो रिएक्शन वो कंसंट्रेशन चेंज हुई है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, कंसंट्रेशन यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। तो यहां पे जो हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे वो मोलैरिटी में लेंगे, मोल पर लीटर में लेंगे, ठीक है, मोल पर लीटर, ओके। तो ये हो गए। अब टाइम की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे टाइम की जो यूनिट होगी वो आपकी सेकेंड हो सकती है, वो आपकी मिनट हो सकती है, वो आपकी आवर हो सकती है, वो आपका डे हो सकता है, ठीक है, इवन वो आपका ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टाइम की यूनिट, तो अगर हम लोग रेट का यूनिट निकालें तो अगर यहाँ से हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग देखें यूनिट ऑफ रेट, ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ रेट, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो यहां से जो यूनिट आ गया वो आ गया आपका मोल पर लीटर टाइम। तो ये जो यूनिट हो गई वो किसकी यूनिट हो गई, ये जो यूनिट हो गई वो आपकी रेट की यूनिट हो गई। तो हमने रेट की यूनिट का भी डिस्कशन कर लिया, ठीक है, क्या होता है, कब, जब रिएक्शन आपकी एक्वस फेज में हो। अच्छा, अगर रिएक्शन हमारी गैसियस फेज में है तो क्या होगा, रिएक्शन इन गैसियस फेज। तो देखो जैसे ही गैसियस फेज में आएगा तो कंसंट्रेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैस जैसे ही आएगा तो उसकी जगह कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, कि गैस का क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। तो अगर तो इसके हिसाब से जब रेट का डेफिनेशन देखेंगे तो रेट इक्वल टू आपका हो जाएगा, रेट इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर
और उस प्रेशर को चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो लिख देंगे चेंज इन टाइम या फिर टाइम का स्पेलिंग, ठीक है, चेंज इन टाइम या फिर टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। तो यहां से अगर देखेंगे यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर का यूनिट लेंगे एटीएम तो एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम। अब टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टाइम मतलब जो टाइम की कोई भी यूनिट हो सकती है। तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ रेट, ठीक है ना। तो ये देख लिया। अच्छा, अगर आपको कंसंट्रेशन से प्रेशर या प्रेशर से कंसंट्रेशन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, तो आराम से चेंज कर लोगे। ये आपने सीखा है गैसियस स्टेट में PV इक्वल टू nRT से। तो राइट डाउन द हेडिंग डाल लो छोटी सी इसी में, कन्वर्जन ऑफ concentration into pressure and vice versa, ठीक है। तो देखो ये भी आसान है, हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई अलग चीज नहीं है। तो हमें पता है PV इक्वल टू होता है nRT किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहां से P क्या हो जाएगा, N/V/RT। आपको N भी पता है मोल्स है, V क्या है हमारा वॉल्यूम है, और N/V क्या होता है, N/V क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन ही ना होता है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन। तो यही हो गया, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, CRT। तो यहां से अगर हमें कुछ भी अगर प्रेशर को कंसंट्रेशन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन प्रेशर को RT से डिवाइड कर देंगे, या फिर कंसंट्रेशन को प्रेशर में चेंज करना हो तो कंसंट्रेशन को RT से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अगर हमारा P एटमॉस्फेयर में है तो R की वैल्यू क्या लेंगे, R की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.082। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम लोग 0.08 भी लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें कोई टेंशन नहीं होगी, या फिर 1/12 भी ले लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यूनिट इसकी क्या होगी, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। जहां पे टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर एटीएम में होगा, और वॉल्यूम लीटर में होगा, और मोल तो मोल में ही होंगे। तो इस तरह, और टेम्परेचर क्या होगा हमारा यहाँ पे CRT में, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होगा। तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, प्रेशर को कंसंट्रेशन में और कंसंट्रेशन को हम लोग प्रेशर में। अब हम जो लोग देखेंगे, हम अब देखेंगे कि रेट जो है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो जो डिफरेंट स्पीसीज जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं और जो रेट है उनमें रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। एक मिनट हम जगह देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, राइट डाउन द हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन rate of different species, ठीक है, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें रेट कैसे रिलेट करता है। मतलब यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसे रिलेट करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रेट कैसे रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो, डिफरेंट स्पीसीज का मतलब क्या है, या तो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे, या तो क्या दोनों, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट की स्पीसीज और प्रोडक्ट की स्पीसीज या सारी स्पीसीज में कैसे रिलेशनशिप आता, क्या रिश्ता है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन से देखते हैं, वो भी बैलेंस रिएक्शन होगी। लेट सपोज आपको रिएक्शन दी गई है 2A
से हमें बन रहा है, क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, वो हमारा 3B है। अगेन एट T इक्वल टू 0 पे हमारा A का जो कंसंट्रेशन या A के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, A0 है, ठीक है, और B तो आपका 0 होगा। और कुछ समय बाद T इक्वल टू T पे लेट सपोज A आपका कितना होगा, A आपका AT होगा और B आपका BT होगा। अब यहाँ पे अगर, अब देखो ये आपको पता है, स्टाइकोमेट्रिक देख के ही आप बता दो कि अगर A के 2 मोल खर्च होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, 3 मोल, ठीक है। तो अगर A के 2x मोल खर्च हो रहे हैं तो इसके B के कितने मोल बनेंगे, 3x मोल। तो अगर लेट सपोज A के 2x मोल खर्च होंगे तो AT कितना बचेगा, AT हो जाएगा आपका A0 माइनस 2x, और BT के कितने मोल बनेंगे, 3x। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखो, अगर A का 2 मोल खर्च हो रहा है तो B का कितना मोल बन रहा है, 3 मोल। तो अगर A का 2x मोल खर्च हो रहा है तो B का कितना मोल बनेगा, 3x। तो BT क्या हो जाएगा आपका 3x। बात समझो, तो AT कितना बचेगा, मतलब A कितना बचेगा टाइम T बाद, A0 माइनस 2x। B कितना फॉर्म होगा टाइम T बाद, 3x मोल। इसको समझ गए ना, मजा आ जाएगी, बस ध्यान से समझना। आप सही बता रहे हैं, आराम से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लास्ट में हम एक जनरल फार्मूला बता देंगे, उससे आप रिलेशनशिप निकाल लोगे। लेकिन इससे समझ में आ जाएगा तो आपको फार्मूला कहाँ से आया वो पता चल जाएगा, और कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कुछ नहीं, आगे देखो। अब हमने यहाँ देख लिया कि इनिशियली A0 मोल थे, B के 0 थे, कुछ टाइम T बाद A के A0 माइनस 2x मोल बचे और B के 3x मोल फॉर्म हुए, ठीक है ना। अब देखो हम बात करेंगे सिर्फ रेट ऑफ A की, A के रेट की बात करेंगे। तो देखो रेट ऑफ A क्या होगा, रेट ऑफ A या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, वे सब सेम चीजें क्या होगी, चेंज इन A अपॉन dt, डी माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो ये क्या होगा, क्या आ जाएगा, A में चेंज कितना आ जाएगा, A आपका पहले कितना था, मतलब A में चेंज कितना आएगा टाइम T बाद, ये बचा A0 माइनस 2x, कितना बचा, ये टाइम T बाद बचा A0 माइनस 2x, कितना ये बचा, और इनिशियली कितना था A0। तो चेंज क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल बचा आफ्टर T टाइम बाद A0 माइनस 2x, और इनिशियली कितना था A0। ओके, ये बात समझ में आ गई। टाइम में कितना चेंज आएगा, टाइम में चेंज आएगा dt, ठीक है, 0 से माइनस t तो dt, t माइनस 0, ठीक है। अरे नहीं समझे, और कर दूं इसको, देखो ध्यान से। टाइम में कितना आ जाएगा, t माइनस 0। अब देखो A0 से A0 गया तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस d माइनस 2x अपॉन dt। ध्यान से समझना, बिल्कुल मत झेलना, ठीक है। अब तो 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ, ये क्या आ जाएगा 2 dx अपॉन dt। क्या आ गया, 2 dx अपॉन dt। यहां से अगर dx अपॉन dt का वैल्यू निकालें तो dx अपॉन dt आपका हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 1/2 माइनस da अपॉन dt। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो, जिसके नहीं समझ में आई फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई बड़ा तूफान नहीं है। यहाँ से dx बाई dt कितना आ गया, 1/2 माइनस da बाई dt, क्योंकि माइनस da बाई dt क्या आया, 2 dx अपॉन dt आया। अरे यही देखो ना, माइनस da अपॉन dt क्या आया, 2 dx अपॉन dt आया, माइनस da अपॉन dt क्या दिखा रहा, रेट ऑफ A या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, ठीक है। तो रेट ऑफ, अब ये क्या आ गया, ये dx अपॉन dt बेसिकली जो मोल्स खर्च हुए हैं A के उनमें चेंज, और dx अपॉन dt क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू माइनस da अपॉन dt। अभी इतना देखो, फिर आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली हमने क्या निकाला, हमने चेंज निकाला है A के मोल्स में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम
कितना, टी टाइम में। अब आगे देखो, अगर रेट ऑफ ए है तो अब देखते हैं रेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ बी मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सेम चीज है। ये कितना होगा, प्लस डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि बी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, चेंज इन बी, जब इसके 2x मोल खर्च हुए तो इसके कितने मोल बने, 3x मोल बने। तो इनिशियली बी तो 0 था, कुछ समय बाद वो कितना बना, 3x। कब, जब उसके 2x मोल खर्च हुए तो क्या है, कितना बना इसका, 3x। फाइनल माइनस इनिशियली कितना था, 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या, dt। ठीक है, t माइनस 0, ये क्या आ गया, ये जो आपका आ जाएगा 3dx अपॉन dt। क्या आ गया, 3dx अपॉन dt। तो यहां पे अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पे हम लोग रिलेशन निकालें किसमें, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt हमारा जो यहां से आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3, ध्यान से समझना, db अपॉन dt। तो यहां से जो dx अपॉन dt आया 1/3 db अपॉन dt, और वहां से dx/dt आया था 1/2 चेंज इन माइनस डी अपॉन डी टी। बात सुनते जाओ, ठीक है। तो अब ये जो dx अपॉन dt है, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन का रेट है, यही हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, बेसिकली यही हमारा दिखाता है, dx दिखा रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ओवरऑल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा कि नहीं, तो ये dx अपॉन dt ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहां से अगर देखें इसके अकॉर्डिंग अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में ROR भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt, और वो किसके बराबर होगा, 1/2 dA अपॉन dt या फिर 1/3 dB अपॉन dt। तो देखो, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट पता है तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर रेट ऑफ रिएक्शन आएगा तो वो हो जाएगा 1/2 चेंज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A या फिर 1/3 चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर चेंज नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B। समझ में आया कि नहीं रेट। अब ये देखो फिर से देखना, ये dA अपॉन dt ये टर्म है क्या, ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A ही तो है, ROR ऑफ A। ये क्या है, ग्रीन कलर का सर्कल में, ये क्या है, ROR ऑफ B। और जब भी हम ओवरऑल, ये क्या है, ओवरऑल रेट का, ओवरऑल रिएक्शन का रेट है। तो कभी हमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकालना हो तो हम लोग एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट में उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं। देखो ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जरा देखना। बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम जनरलाइज करें, अगर हम जनरल बात करें, ध्यान रखना ये हमने सिर्फ आपको इतना दिखाया था कि कैसे करते हैं। अगर हम जनरल बात करें, इन जनरल, ठीक है, अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई है, लेट मान लो अल्फा ए, अल्फा मोल ए के, ठीक है ना, बीटा मोल बी के कंबाइन होके गामा मोल सी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका ROR आपको अगर निकालना पड़ गया तो कैसे निकालोगे, दैट इज ROR विल बी इक्वल टू, आप इसको dx/dt भी लिख सकते हैं ऊपर वाले से, ठीक है ना, वो होगा रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, ये माइनस साइन आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, और रेट ऑफ बी क्या होगा, माइनस dB अपॉन dt, क्योंकि ये भी आपका रिएक्टेंट है, डिवाइडेड बाय
stoichiometric coefficient of B. Similarly, rate of C that is dC by dt, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C. ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है बस. ऊपर वाला तो हमने समझाने के लिए किया था, ये आपको समझ में आना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन यूं यूं लग जाएंगे. ठीक है, क्लियर आया कि नहीं? तो ये अभी तक का हमारा जनरल फॉर्मूला है जो बेसिकली हमें रेट ऑफ रिएक्शन और उसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसमें रिश्ता या रिलेशनशिप स्टेब्लिश करवाएगा, या हमें किसी एक का रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में किसी एक स्पीसीज का हमें रेट पता है और रिएक्शन बैलेंस है तो हम लोग पूरी रिएक्शन का रेट निकाल लेंगे. ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आपको एक रिएक्शन दी गई है, जैसे आपको एक रिएक्शन दी गई है क्या, 5A प्लस 6B कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग 8C. ठीक है ना? अब अगर हमसे पूछा जाए, ध्यान सुनना, समझते चलो, अगर हमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ ए बताओ, तो रेट ऑफ ए क्या होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी. ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ओवरऑल रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, दैट इज 5. समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाता, देखो ध्यान से समझना, सिमिलरली हमसे पूछा जाता रेट ऑफ बी बताओ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि ये भी आपका क्या है, रिएक्टेंट. अब आपसे पूछा जाए आर ओ आर बताओ, तो क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस डी बी बाई डी टी. बात समझते चलना. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं? सिमिलरली अगर बोल दे कि रेट ऑफ सी बताओ या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी बताओ, क्या हो जाएगा, डीसी बाई डी टी, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है तो इसमें माइनस साइन नहीं आएगा. अगर आर ओ आर बताओ, आपको अगर रेट ऑफ सी बता है और आर ओ आर पूछा गया है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी से डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी, रेट ऑफ सी. तो ये हम बताना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, तो रेट से हमें अभी तक क्या समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी तक जो कंक्लूजन निकाला है वो लिख लो, क्या है, इट मीन्स दैट rate of chemical reaction rate of chemical reaction is depend upon stoichiometric coefficient ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये सब ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट अगर पूछा जाए तो वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इसका मतलब अनबैलेंस रिएक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है रेट का. ठीक है, तो लिख लो, दैट is there is no physical significance of rate of reaction without balance chemical equation.
विदाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गए। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस of any particular substance do not require any stoichiometric coefficient। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया कि रिएक्शन बैलेंस होगी तभी हम ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकाल पाएंगे। अगर नहीं बैलेंस है तो हम लोग उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट पूछा जाए तो उसमें हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसका ये समझ में आया, अगर किसी रिएक्शन की हम लोग स्टोइकियोमेट्री चेंज कर देंगे तो उसका रेट भी आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे एग्जांपल समझो, जैसे आपका H2O है, ठीक है, H2 और O2 दिया, जरा समझना। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2 2H2O। अगर हम ये रिएक्शन, ये भी बैलेंस है और बैलेंस तो ये भी है भाई साहब, कौन सी? ये 1/2O2। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर गए तो इसका रेट जो होगा वो दूसरा होगा और इसका रेट जो होगा वो तीसरा होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो करके देख लेते हैं ताकि हमें ये जो अभी तक पढ़ा है सारी चीजें क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन लिखिए? राइट एक्सप्रेशन फॉर rate of reaction for the following तो फॉलोइंग रिएक्शन है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, जो आपका पहला है, फर्स्ट आपका है रिएक्शन जो है 2H2O2, ठीक है, गिविंग अस 2H2O प्लस O2। ठीक है, इसका हम लोग मैं इसका करके बता दूंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे अब इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो इसका ROR क्या हो जाएगा? ROR हो जाएगा 1/2 D, ठीक है, माइनस D आ जाएगा 1/2 माइनस D H2O2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू H2O देखेंगे तो 1/2 प्लस साइन आएगा क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, तो D, ठीक है, H2O अपॉन चेंज इन टाइम। O2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो लिखेंगे नहीं, चेंज इन O2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस तरह हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख देंगे। ये हो गया हमारा इसका एक्सप्रेशन। समझ में आया? सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो दे रहा है ये सीधे IIT JEE में पूछा गया है, शायद 2002-2003 में आया था। कौन वाला पार्ट? ये वाला देखो, सेकंड वाला क्या है आपको? N2 कंबाइनिंग विथ 3H2 गिविंग अस क्या? अमोनिया 2NH3। इसका आपको ROR का एक्सप्रेशन पूछा गया था आपके JEE में 2003 के आसपास, तब तो एडवांस में ही पूछा गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसका लिखो, इसका देख लिया होगा ना। थर्ड आपका हम दे रहे हैं 2SO2 कंबाइनिंग विद O2, ठीक है, गिविंग अस 2SO3। इसका आप रेट का एक्सप्रेशन लिखना है।
एंड फोर्थ पार्ट है आपका 1/2a कंबाइनिंग विद 1/3b गिविंग अस 1/5c। ठीक है, अब ये करो आराम से पॉज करके और फिर देखो आंसर। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो ROR आ जाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, N2 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वर्ग माइनस चेंज इन N2 अपॉन dt। क्यों, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 तो 1 रहेगा ही, वो तो अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाएगा। H2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस d चेंज इन H2 अपॉन dt। ठीक है ना। अगर अमोनिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1/2 d चेंज इन अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया इसका आंसर, यही आपका जेईई में पूछा गया था। ठीक है ना, सीधे आपके एनसीईआरटी में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे सिमिलरली इसका ROR निकालना हो, क्या हो जाएगा, इसका ROR आपका हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। विद रिस्पेक्ट टू O2 देखोगे तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू SO3 देखोगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉजिटिव साइन लगाएं क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है। लास्ट वन देखो, देखो ROR अगर इसका देखोगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा तो 1/1/2 आएगा। देखो ना 1/1/2 आएगा तो 2 ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। जरा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 1/2 कर दो, 1/1/2 आएगा। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है और 1 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कराते हैं, तो हम लोग इसको 1/2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर में पहुंच जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह आएगा। ठीक है ना। सिमिलरली बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1/3 से डिवाइड करेंगे, 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस dB/dt। सिमिलरली अगर हम सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक मिनट इसको हटा देता हूं पहले। ठीक है, अगर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/5 है तो 1/5 से डिवाइड कराएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। अब इसमें प्लस का साइन लगाएगा तो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी है, सी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आ गया लास्ट वाले का आंसर। तो ये हो गया हमारा रेट के बारे में। तो आई थिंक आज का लेक्चर हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, आपको रेट का पूरा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और रेट से रिलेटेड भौकाली क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं बंद करते हैं और आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल हो मॉड्यूल लगाओ, DPP लगाओ और आप NCERT अपनी लगाओ। ठीक है ना। ओके क्लास, चलते हैं। थैंक यू।